ओके जी, थिंग्स दैट योर प्रोग्राम मस्ट डू इन ऑर्डर टू एक्सेप्टेड बाय द यूजर, के यूजर किस तरह से एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेगा या एक्सेप्ट करेगा, उसमें ये वाले फीचर्स मस्ट होने चाहिए। उसमें होने चाहिए करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब क्या है, इसमें आप कई पर्सपेक्टिव से ले सकते हो, विद इन द टाइम पीरियड हो, विद इन द कॉस्ट हो, और जो सारे फीचर्स कहे गए थे उनको implement। फिर आ जाती है यूजेबिलिटी। ये सारी चीजें आप लोगों ने थ्रू आउट द डिग्री बोर्ड डिस्कस की होंगी, तो इसलिए तेजी से निकाल रही हूँ। यूजेबिलिटी का क्या है, जल्दी से खुद बताओ आप लोग। आई थिंक ये तो अब आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ये सॉर्ट ऑफ अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। मैम इजी जी टू यूज फसीहा। हो। जी हमजा आप ही बता दो। मैम इजी टू यूज हो। एग्जैक्टली यूजर के लिए यूजर फ्रेंडली हो, इजी टू यूज हो। जी फसीहा अब आप बताओ रिलायबिलिटी। वेरी बैड फसीहा। रिलायबिलिटी क्या है, ये भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पायदारी को, लॉन्ग टर्म जो चीज चले, जो 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 अगेन एंड अगेन यूज की जा सके। देन आ जाता है आपकी सिक्योरिटी। ये सारी क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इनको चाहो तो आप इसमें कुछ एडिशन या डिलीशन कर सकते हो फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द यूजर। ये डिपेंड करेगा कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है। अडॉप्टेबिलिटी क्या है, अडॉप्टेबिलिटी उसमें न्यू फीचर्स एड अप हो। इसको हम कई दफा क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैं व्हाट्सएप की एग्जांपल देती हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके सामने व्हाट्सएप में कितनी सारी अडॉप्शंस हुई हैं, कितने सारे न्यू फीचर्स ऐड हुए। ठीक है, अब ये है फ्रॉम द perspective of the user. Now we're going to discuss about the perspective from the developer. Developer जो है वो किस तरह से एक्सेप्ट करेगा या उसमें वो चीजें ऐड अप करने की प्रोडक्ट में कोशिश करेगा, वो ये सारे फीचर्स आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी क्या होगा, मेंटेनेबिलिटी क्या होता है, मेंटेन करना किसी चीज को। तो अगर कल को उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो डेफिनेटली उसको डेवलपर ने ही ठीक करना है। सो वी गो फॉर मेंटेनेबिलिटी। डेवलपर उसको इस तरह से डेवलप करेगा कि उसको मेंटेनेंस उसकी जो है आसान। देन आ जाता है पोर्टेबिलिटी। वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन किया जा सके। रीडेबिलिटी, अगर उसके साथ डॉक्यूमेंट है, उसका कोड प्रॉपर, जैसे हमने वो जो कोड वाला सेक्शन पढ़ा था प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस तरह से उसको पढ़े तो चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाए। अंडरस्टैंडेबिलिटी वही चीज आ जाती है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो डेवलपर के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंडेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका कौन सा आ जाएगा, टेस्टेबिलिटी, कि जो भी मॉड्यूल्स, फीचर्स या यूनिट्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं उनको प्रॉपर टेस्ट किया जा सके। ठीक है, ताकि हमें उसकी ऑथेंटिकेशन का पता चल सके। सो दीज आर द पर्सपेक्टिव फ्रॉम द डेवलपर। इससे पहले हमने यूजर के पर्सपेक्टिव से देखा था कि वो किस तरह से एक प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? यस मैम, हो रहा है क्लियर। बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने डिस्कस अब क्या किया है, चैप्टर है इट्स अबाउट वॉक थ्रूज, इंस्पेक्शन एंड रिव्यूज। तो अब आ जाता है कि ये वॉक थ्रूज, इंस्पेक्शन एंड रिव्यूज ये कैसे परफॉर्म किए जा सकते हैं। हम बेसिकली परफॉर्म करते हैं फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। एसक्यूए ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट भी अक्सर डोमेन में अक्सर पढ़ाया भी जाता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। हाउ वी गो फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, कि हम किस तरह से क्वालिटी को श्योर कर सकते हैं। वी कैन डू दिस बाय three perspectives or by three classification. First one is testing, second one is debugging, and third one is review. हम टेस्ट करके उसमें से जो उसमें एरर्स हैं उनको रिमूव करके, फाइंड करके उसको एक्शन बनाते हैं। हम कैन गो क्वालिटी। डिबगिंग क्या है, कि जो हमारे एरर्स ऑब्वियस एक्ट हैं उनको हम रिमूव करें और कोशिश करें कि वो यूजर के एंड पे ना आए। वो रिव्यू में हम क्या कर रहे होते हैं, हम पूरा का पूरा, जैसे रिव्यू आपका आपके आप तो जैसे हम सेशनल देते हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ, अगर अब रिव्यू दिया जाए कि आपकी क्लास अटेंडेंस सही है, क्लास पार्टिसिपेशन, आपने असाइनमेंट्स टाइमली सबमिट करवाई हैं, और इसके अलावा आपकी जो है टाइमली क्लास में आते हैं या नहीं आते, इस तरह की जो प्रोफेशनल चीजें
तो डिपेंड है प्रोजेक्ट से रिलेटेड तमाम पर्सपेक्टिव्स को ऐड अप करें। ठीक है, समझ आ रहा है? सबसे पहले आ जाते हैं अब आपके, हमने जैसे पहले टेस्टिंग को डिबगिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी मूव फॉर रिव्यूज। चलते फिरते डिस्कशन कर ली जाती है और अचानक से चेक कर लिया जाता है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ना सिर्फ ये चेक किया जाता है कि हर पर्सन है आपका प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके अलावा अब आगे वॉक थ्रू ज्यादा यूटिलाइज कहाँ पे होते हैं? वॉक थ्रू ज्यादा यूटिलाइज होते हैं एजाइल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट होते हैं या तो आगे जाके आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने पड़ेंगे। अजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है कि एनालिसिस या प्लानिंग नहीं की जा रही, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आ रही है उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो तेजी से काम चल रहा है। सो दैट्स व्हाई वॉक थ्रूज जो है वो इस मेथोडोलॉजी के लिए वे में कंडक्ट नहीं करनी पड़ती कि उसके लिए टाइम लिया जाए, सब पार्टिसिपेंट्स को टाइम से पहले इन्वॉल्व किया जाए, एक प्लेस हो और वहां पे एक मीटिंग कंडक्ट की जाए। उसके बजाय वॉक थ्रूज को प्रेफर किया जाता है कि चलते फिरते चीजें जो हैं वो चेक कर ली जाए और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, वॉक थ्रूज जो हैं वो अजाइल मेथोडोलॉजी को सूट करते हैं। ठीक है, अब वॉक थ्रूज के ये सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस का मेजर क्या होगा कि अगर आपका लार्ज पीस ऑफ कोड है उसको आप ऐसे चलते फिरते चेक नहीं कर सकते। जैसे देखो, एक आध स्टूडेंट को क्लास में गो थ्रू करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आप इस तरह से चलते हुए सारे स्टूडेंट्स को गो थ्रू नहीं कर सकते। तो में आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू हर पर्सन जो है अब वॉक थ्रू के जरिए हो रहा है। क्लास काइंडली अटेंड। क्या होते हैं कोड रिव्यूज में? क्या हो रहा है कि हम लोग कोड का रिव्यू परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ना कोड के पोर्शन के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि कोडिंग जो है वो प्रॉपर की हुई है, जो भी हमने रिक्वायरमेंट गैदर की थी उसकी डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपरली की है या नहीं की है। कोड रिव्यूज किसी हद तक वॉक थ्रूज के निस्बत थोड़े से फॉर्मल होते हैं, वॉक थ्रू जरा ज्यादा इनफॉर्मल हो जाएंगे, ये थोड़े आपके फॉर्मल हो जाएंगे। मे बी इसमें आपका टीम लीड आके या बॉस आके या डेवलपर आके आपके कोड को रिव्यू करे और उसमें से जो भी बग्स या एरर्स हैं उसको रिमूव करे। ठीक है, सो इट्स अ गुड थिंग के बजाय के एट द एंड वो यूजर के सामने वो सारी प्रॉब्लम्स आए, वो पहले ही आपके विद इन द टीम उन चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। बट विद इन द टीम भी अगर किया जा रहा है तो डेवलपर के पर्सपेक्टिव से अगर उसके ज्यादा एरर्स आना शुरू हो गए तो उसका मतलब यह है कि उसने अपने काम को फोकस होकर नहीं किया। वो कि ये बात बाहर नहीं जाएगी, यूजर को नहीं पता चल रही, लेकिन विद इन द टीम उस पर्सन के लिए प्रोफेशनली एक अच्छी ग्रोथ नहीं होगी कि उसके काम में इतने सारे मसाइल आए। ठीक है, एज अ ह्यूमन थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स या बग्स वगैरह आ रहे हैं, सो इट्स ओके। अगर वहाँ पे देयर इज अ लिस्ट ऑफ एरर्स और काम नहीं सही प्रेजेंट किया गया तो फिर वो एज अ प्रोफेशनली वो आपकी ग्रोथ के लिए काफी नेगेटिव मार्क किया जाए। ठीक है, सो कोड रिव्यूज को मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये एज कम्पेयर टू वॉक थ्रू थोड़े से फॉर्मल होंगे, यानी कि अगर आप कोड रिव्यू फॉर्म हो तो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट। इसमें मीटिंग कंडक्ट हो सकती है, आपका सीनियर डेवलपर हो सकता है जिसके सामने आपने सारा कुछ प्रेजेंट करना। ठीक है,
मतलब ये हो सकता है टीम लीड के सामने या मैनेजर के सामने ना हो सकता है डेवलपर की टीम, डेवलपमेंट की जो टीम है सिर्फ उसके सामने हो, बट उसके सामने भी अगर आप लोग प्रेजेंट कर रहे हो तो आपका रिव्यू जो है वो आपके अपने एंड पे जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब कोड रिव्यूज में आपके टेस्टर्स भी हो सकते हैं, आपके डिजाइनर्स भी हो सकते हैं। डिजाइनर्स क्यों? क्योंकि उन्हीं के डिजाइन को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। टेस्टर भी हो सकते हैं कि क्या इसको मॉड्यूल का हम कोई टेस्ट केस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपके डिफरेंट टीम मेंबर्स जो हैं वो आपके कोड रिव्यू में अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कोड इंस्पेक्शन पे जाने से पहले ये जो थर्ड आपका पर्सपेक्टिव था उसको पहले डिस्कस कर लेती हूँ। दैट इज रिव्यूज। रिव्यूज आपके सबसे रिव्यूज नहीं, इंस्पेक्शन जो है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी इंश्योरेंस का पैरामीटर होगा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपका फॉर्मल मेथड ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस है। क्यों इसमें फॉर्मल है? कि इसके लिए आपकी एक प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। उसके लिए मीटिंग कंडक्ट करने का मतलब है जैसे हमारी क्लास कंडक्ट होती है तो पहले से आपको पता होता है कि इस दिन इतने बजे जो है वो क्लास स्टार्ट होगी और कोशिश की जाती है कि उसी टाइम पे एग्जैक्ट स्टार्ट हो और उसी टाइम पे एग्जैक्ट खत्म हो। तो इसी तरह इंस्पेक्शंस जो हैं वो प्रॉपर्ली प्लान्ड एक सॉर्ट ऑफ अ क्वालिटी एश्योरेंस पैरामीटर है, जिसमें पहले से टाइम स्लॉट, स्पेस किस जगह पे होगी और उसका मेन जो है एजेंडा क्या होगा या मेन टॉपिक क्या होगा, किस पे डिस्कशन क्या होगी, ये सारी चीजें जो है पहले से डिस्कस की जाती हैं और प्रॉपर उसको प्रिपेयर करते हैं। जैसे आप लोगों की फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन मैं भी ले रही हूँ आज आप लोग, तो इट्स ओके, लेकिन यही प्रेजेंटेशन अगर आप अपने कैप्टन के सर को दोगे और उनके सामने इस तरह आप कहोगे कि आज नहीं देनी कल देनी है, तो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा इसको इनफॉर्मल ले सकते हो, लेकिन अपने कैप्टन के टीचर के सामने यू शुड बी फॉर्मल। और वही फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन आप बिल्कुल अपने वाइवा पैनल के सामने दे रहे हो, देन इट शुड बी फॉर्मल, एक्सट्रीमली फॉर्मल। तब आप उसको बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि हम कल करेंगे या परसों करेंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो दैट्स व्हाई आपको समझ आ रही है ना कि किस तरह से इन तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब देखो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन तीनों को इम्प्लीमेंट करो, वॉक थ्रूज क्या होंगी, आपस में बैठ के आप लोग डिस्कस कर लो, चलते फिरते अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लो, किसी सीनियर के साथ डिस्कस कर लो कि इसमें ये गड़बड़ तो नहीं है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ले लो किस तरह से प्रोजेक्ट का प्रिपेयर कर सकें। रिव्यूज में क्या है? रिव्यूज में चलो आप मेरे सब्जेक्ट में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि मैम आप पे इतनी सख्ती नहीं कर रही है, आई एम क्वाइट लीनियंट कि आप अगर दे दो आज नहीं तो चलो मिनट के बाद दे देना। बट इंस्पेक्शन क्या है कि वो आपका फाइनल आपका प्रेजेंटेशन एंड यू शुड बी प्लान ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दैट प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये क्वेश्चन अक्सर किया जाता है कि इसमें से फॉर्मल कौन सा है और इसमें से इनफॉर्मल कौन सा। ठीक है, अभी ये इंस्पेक्शन के सारा कुछ आपको पढ़ा देती हूँ। ठीक है, अच्छा, इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज याद रखिएगा, इंस्पेक्शन की जो मीटिंग कंडक्ट की जाती है आपका प्रॉपर, मैंने जैसे आपको बताया कि वो एक प्रॉपर फॉर्मल मीटिंग होती है, प्लान्ड मीटिंग होती है, उसका एजेंडा डिस्कस होता है। इसके अलावा उसके पार्टिसिपेंट्स फिक्स होते हैं कि उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स आएंगे, ठीक है। तो अब अगर फर्स्ट करो आप प्रेजेंटेशन डन हो रही है, आप अपने प्रोजेक्ट का फाइनल रिव्यू जो है वो प्रेजेंट कर रहे हो, तो उस पूरी मीटिंग में ना कई सारे लोग अवेलेबल होते हैं। कोर्स देयर इज योर टीम मैनेजर, देयर इज योर टीम लीडर, आपकी सारे पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, सारे में भी ना हो, अगर हमारी ढेर सारी टीम्स हैं तो उसमें भी सिर्फ हम टीम लीड को इनवाइट कर रहे हैं और वही प्रोजेक्ट को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इंस्पेक्शंस में और इंस्पेक्शंस के अलावा भी जो आपकी फॉर्मल टाइप्स ऑफ मीटिंग्स होती हैं ना, उसमें एक पर्सन दैट इज नोन एज रिकॉर्डर। किसी को आइडिया है रिकॉर्डर कौन होता है? एनीवन? क्लास रिकॉर्डर कौन है, किसी को आइडिया है? हम जानू आज। ओके, नाइस, वेरी नाइस आंसर, काफी अच्छा आपने जवाब दिया जी। रिकॉर्डर क्या होता है? वो पर्सन जो पूरी मीटिंग के को रिकॉर्ड कर रहा होता है, इन दैट सेंस कि वो देखता है कि किस पर्सन ने क्या पर्सपेक्टिव शेयर किया है,
मीटिंग का एजेंडा क्या था, मीटिंग का टॉपिक क्या था, किस दिन हुई थी, किस टाइम पे हुई थी, वो इन सब चीजों को रिकॉर्ड करता है। अब रिकॉर्ड करने का ये मतलब नहीं है कि वो प्रॉपर उसको रिकॉर्ड ही कर रहा हो किसी मतलब टेक्निकल डिवाइस के थ्रू, मे बी वो उसकी कोई हैंड रिटन डॉक्यूमेंट रख ले, वो वट एवर जो भी वो करना चाह रहा है। जैसे आपको पता है अक्सर वो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो अक्सर सहाफियों ने हाथ में कापी पेंसिल पकड़ी होती है और वो साथ साथ लिख रहे होते हैं, तो वो A to Z नहीं सारा कुछ लिख रहे होते, वो सिर्फ मेन पॉइंट्स लिख रहे होते हैं और वही फिर कल को अखबार में हेडिंग बन जाती है। जी जी। सो इसी तरह होता है, आपके मेन एजेंडा को, आपके जो मीटिंग का है उसको रिकॉर्ड करना। फिर क्या होता है कि प्रोफेशनल मीटिंग की बात कर रही हूँ, एक फॉर्मल मीटिंग की बात कर रही हूँ, वॉक थ्रूज में इस तरह से नहीं किया जाता। फिर उस मीटिंग के मिनट्स को पब्लिश किया जाता है जिसको कहा जाता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि ये मीटिंग कब कंडक्ट हुई, इसके मेंबर्स क्या थे, इसका एजेंडा क्या था, इसमें अगर कुछ अप्रूव होना था या इसका फाइनल डिसीजन क्या था, ये सब कुछ ऐड अप किया जाता है। ठीक है, और ये जो रिकॉर्डर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ करके मिनट्स ऑफ मीटिंग पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, मैंने जब इन टॉपिक्स को गो थ्रू किया था तो मुझे लगता था ये सब रियल लाइफ में कोई नहीं होता, बस ऐसे ही एक हम किताबों में इन चीजों को पढ़ लेते हैं। लेकिन कल को इंशाल्लाह ताला जब आप एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होगे तो अब तब आपको अंदाजा होगा कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो डॉक्यूमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये मे भी आपकी बुक में ये टॉपिक मेंशन नहीं है, बल्कि नहीं है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी नोट डाउन कर लीजिएगा। मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड रिकॉर्डर, इसका क्या रोल होता है। ठीक है, अब मिनट्स ऑफ मीटिंग का डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे इतनी सारी मीटिंग्स कंडक्ट हो रही होती हैं विद आउटसाइड द डिपार्टमेंट, आउटसाइड द डिफरेंट, जैसे कॉलेजेस और सेक्शंस बने होती हैं उनकी, वीसी के साथ, हायर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अकाउंट्स वालों के साथ। तो उसके बाद वो जो भी उसका एजेंडा तय होगा, आपको अपने प्रोसेसेस को फॉर्मली गो थ्रू करने के लिए मिनट्स ऑफ मीटिंग का डॉक्यूमेंट मस्ट चाहिए होता है। जैसे एमफिल का थीसिस हमने किया तो सबसे पहले हम अपना साइनॉप्सिस जो है वो प्रूव करवाते हैं। साइनॉप्सिस क्या है? इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ प्रपोजल, जैसे आप लोग देते हो कि ये मेरा मेन आइडिया, इसको प्रूव कर लें। जब आपने अपना थीसिस सबमिट करवाना होता है, आपका जिस मीटिंग साइनॉप्सिस या आपका होता है डॉक्यूमेंट आपने साथ अटैच करना होता है कि कौन सी कमेटी ने मेरा टॉपिक अप्रूव किया। You're getting my point, and it's not like that कि आज आपने साइनॉप्सिस बनाया तो कल आप अपना थीसिस कर लोगे। इसमें ज्यादातर years लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, या एटलीस्ट महीने लग जाते हैं। फिर इतने महीनों के बाद वो देखना कि वो कौन सी मीटिंग थी, किस दिन हुई थी, उसका एजेंडा क्या था, उसके मेंबर्स कौन से थे और किसने मेरा टॉपिक अप्रूव किया था, इन चीजों को फिगर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही अगर आप इसको एक प्रोफेशनल वे में चलो तो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो आपके उस मीटिंग के होंगे वो पेपर साथ अटैच कर दिया जाता है कि ये जो टॉपिक है ये अप्रूव्ड है फ्रॉम द कमेटी, जो भी, जिसको हमारी यूनिवर्सिटी में हम उसको बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग कहते हैं, जिसमें आपका साइनॉप्सिस अप्रूव होता है। ठीक है, फिर इस तरह जैसे आपका साइनॉप्सिस अप्रूव होता है, इसी तरह आप लोगों का पूरा जो थीसिस है वो भी अप्रूव किया जाता है। वो जब अप्रूव हो जाता है फिर आपके एक्सटर्नल्स जो आते हैं वो आपका वाइवा कंडक्ट करने आते हैं। देन फिर आपका वो वाइवा जब कंडक्ट हो जाएगा उसके भी एंड पे आपका एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा और उसमें लिखा होगा कि ये एक्सेप्टेड है, फेल है, कितने मार्क्स आए, पास है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और डिग्री के जब आपने डिग्री लेनी है तो आपको इन सारे एक एक डॉक्यूमेंट को अटैच करना होता है कि साइनॉप्सिस कब अप्रूव हुआ, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग, थीसिस के मिनट्स ऑफ मीटिंग, थीसिस जिस मीटिंग में अप्रूव हुआ उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग, वाइवा की डिटेल्स एक्सेट्रा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको, एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ एमफिल की, जिधर आपके ये सारे इंस्पेक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं। अभी जब आप अपना इंशाल्लाह खत्म करोगे 8th सेमेस्टर तो उसके बाद जब आप लोगों ने अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेनी होगी, यू हैव टू सबमिट योर बायोडाटा फॉर्म, क्लियरेंस करवानी होगी, तो वो उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काफी सारे सिग्नेचर्स होंगे। तो वो सारा क्या हो रहा होता है कि ये एक फॉर्मल मेथड होता है। तो ये आपके वॉक थ्रूज, कोड रिव्यूज और इंस्पेक्शन ये आपके रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट हो रहे हो। ठीक है, समझ आ रही है? जी मैम।
क्लास में बहुत ही कोई डल रिस्पॉन्स होता है। अभी तो चलो मैं इतनी सख्ती नहीं करी, आगे जाके फिर अगर कोई बच्चा नहीं बोला करेगा तो मैं उसके एब्सेंट मार्क कर। ओके जी, कोड रिव्यूज को मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। अब कोड इंस्पेक्शन की बात हो रही है, आपको रिव्यूज जैसे मैंने इंस्पेक्शन को भी एक्सप्लेन किया था, तो इसी तरह कोड इंस्पेक्शन सिर्फ और सिर्फ कोड की पर्सपेक्टिव से इंस्पेक्शन को देखें तो वहां पे क्या होता है कि ये फॉर्मल टाइप ऑफ मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में आपकी पूरी कोशिश हो कि आपका कोड जो है वो रनिंग फॉर्मेट में हो, प्रॉपर जो है वो चीजें डन हो चुकी हो, उसमें ये ना हो कि नहीं अभी आधा हम बाद में करेंगे और आधा अभी करेंगे। ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ जाएगा, आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो फाइनल वाइवा आप दे रहे हो वो आपका कोड इंस्पेक्शन आ जाएगा, कि उसके बाद तो फिर कोई ऑप्शन रह ही नहीं ना जाती कि ये इस तरह हम कर लेंगे। तब जो भी है वो बस जितना किया हुआ है, जैसे किया हुआ है, यू हैव टू प्रेजेंट, और वहां पे आपने अपना बेस्ट देना है। ठीक है, इंस्पेक्शन की टीम में आपका इंस्पेक्टर हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, आपका टीम लीड हो सकता है, कोई पर्सन जो होगा जो आपके गो थ्रू करेगा। अच्छा जी, कोड इंस्पेक्शन में कौन से क्राइटेरियाज हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, इट्स क्वाइट इजी। तो एनीवन प्लीज रीड फ्रॉम द बुक दिस क्राइटेरिया, यहाँ से क्लास। अभी मैं आपके सामने बोल भी रही हूँ, बच्चे यहाँ से रीड आउट करें। The focus of the inception meeting is solely on finding error. No solutions are permitted. Reviews are required to prepare beforehand. The inspection meeting will be cancelled if everyone isn't ready. Each participant in the inspection has a distinct role. All participants have had inspection training. The moderator is not the author and has special training in addition regular inspection training. The author is always required to follow up on errors reported in the meeting with the moderator. Matrix data is always recollected at an inspection meeting. Inspection roles. बस जुल्फनैन इट्स वैसे यहाँ से फर्स्ट वीडियो बट इट्स ओके। इंस्पेक्शंस आर द चेकलिस्ट ऑफ कॉमन टाइप्स टू फोकस द इंस्पेक्टर्स। अब इंस्पेक्शन में क्या रहा है, वो एक पॉइंट रह गया था जिसको मैं रीड कर रही हूँ। आप लोगों का ये प्लान्ड वर्जन है, यू हैव टू रीड आउट द थिंग्स, आप उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर होके आओगे। आपने अगर प्रेजेंटेशन देनी है तो हर पर्सन का डिस्टिंक्ट रोल होगा कि इसने फर्स्ट स्टार्ट करना है, इसने मिड में आना है, इसने एंड करना है। जिस तरह से भी आपने पहले अपने पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन करना है कि उन्होंने इस इंस्पेक्शन में क्या बात करनी है और किस तरह से बात करनी है। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या आ रहा है कि मैंने जैसे आपको बताया था इंस्पेक्शन के एंड पर मिनट्स ऑफ मीटिंग आते हैं, तो एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर में हम आंसर बताएंगे कि ये इस दिन हुई थी और ये हमने जो है पोर्शन जो है वो सॉर्ट आउट किया। ठीक है, सो इंस्पेक्शन मींस दैट हमारा सारा का सारा जोर किस तरफ पे जा रहा है कि ये हमने हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फॉर्मल रखना है। मतलब हमने ये बात वॉक थ्रूज में डिस्कस नहीं की कि हमें इसकी ट्रेनिंग की जरूरत है, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। नो, इट्स सॉर्ट ऑफ अ डेस्क चेक, वो किसी भी वक्त कोई भी परफॉर्म कर सकता है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड इंस्पेक्शन में हमें पूरा फोकस करना है कि हर पर्सन जो है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड हो और उसको पता हो उसने क्या करना है। जैसे अभी आप मेरी क्लास में हो, आप इनफॉर्मल वे में हो, लेकिन यही आपकी कोई जो आपकी कैप्स्टोन का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट का वाइवा है, सो आप उसके लिए प्रिपरेशन करोगे और प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होगी कि किस तरह डिस्कस करोगे पार्टिसिपेंट मिलके कि ये किसका क्या रोल हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. ओके जी, फिर आ जाते हैं आपके इंस्पेक्शन रोल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंस्पेक्शन के प्रोसेस के दौरान कौन कौन से लोग होंगे, उनका क्या किरदार हो। ठीक है, सबसे पहले आपका आ जाता है मॉडरेटर। मॉडरेटर कौन होता है? जो कंडक्ट कर रहा था मीटिंग। वेरी गुड। ओवरऑल जो पूरा इंस्पेक्शन को कंडक्ट कर रहा होगा, उसका स्केड्यूल तय करेगा, उसकी जगह तय करेगा, वो डिसाइड करेगा इसके कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। जो मेन लीड पे होगा इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका मॉडरेटर।
ठीक है। अब मॉडरेटर क्या है कि उसके पास ना सिर्फ मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए बल्कि वो टेक्निकली भी फिटेंट पर्सन हो, टेक्निकली भी उसको चीजों का आइडिया हो ताकि वो एक अच्छा जो है वो इंस्पेक्शन जो है वो कंडक्ट कर सके। ठीक है, तो इसके अलावा जो है मॉडरेटर ने ना सिर्फ मैनेजमेंट अच्छी करनी है बल्कि जो है वो उसका एक उसकी बात की अहमियत होनी चाहिए कि इफ दे वांट एक इंस्पेक्शन कंडक्ट करनी है इस दिन इतने बजे, तो लोग जो हैं या जिसके पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उसको कंसीडर करें और उसको फॉलो करें। ठीक है, फिर आ जाता है ऑथर। कोई ऑथर को रीड आउट करे। ऑथर देखें बच्चों, रीड आउट करें जी। फसीहा आरिफ, जी मैं जी रीड आउट करें ऑथर को। जी फसीहा, फसीहा मैंने आपकी एब्सेंट मार्क कर देनी है। मैं कर दूं? जी फसी अहमद, मैं कर दूं मैम। जी कर दे, कोई भी रीड आउट कर दे। The author distributes the inspection material to the moderator. If an overview meeting is required, the author chairs it and explains the overall design to the reviewers. अब ऑथर कौन सा ऑथर? नहीं इट्स ओके बस, थैंक यू सो मच। अबू बकर, अबू बकर ने रीड आउट किया। फसी अहमद। फसी अहमद, ओके थैंक यू फसी जी। दी ऑथर क्या करता है, वो आपका जो इंस्पेक्शन से पहले मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखो अगर आप लोगों ने कभी पार्लियामेंट के इजलास वगैरह देखे हो ना, तो अक्सर उसमें जो एजेंडा डिस्कस होना है तो वो पेपर में पहले से प्रिंट करके वो हर एक को पकड़ा दिया जाता है ताकि उन्हें पता हो कि इस पार्लियामेंट के इजलास में क्या क्या एजेंडास जो है वो डिस्कस होंगे। ठीक है, तो ऑथर वो काम करेगा, वो सारे के सारे मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इवन के वो मॉडरेटर को भी देगा, सॉरी मॉडरेटर को भी देगा और पार्टिसिपेंट्स को, और इसके पार्टिसिपेंट्स के अलावा भी जो दूसरे लोग होंगे जो लिसनर्स होंगे उनको बताएगा कि ये जो है टॉपिक हमने डिस्कस करना है। क्योंकि ये सब कुछ क्या है, इंस्पेक्शन एक फॉर्मल वे ऑफ कंडक्ट मीटिंग है, इसमें सब कुछ एक फॉर्मल वे में चलेगा। सो दैट्स व्हाई जो है ऑथर वो इस तरह का ये मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, देन रीडर कोई बच्चा रोल है। The reader role is to read the code. Actually, the reader is supposed to paraphrase the code, not read it. This implies that the reader has good understanding of the project, its design, and the code in question. The reader does not explain the code; he just paraphrases it. The author should. ठीक है, थैंक यू सो मच फसी। रीडर बेसिकली क्या करता है, अब ये हम कोड के पर्सपेक्टिव से गो थ्रू कर रहे हैं ना, वो रीड आउट करता है चीजों को, जो भी हमने प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है कोड के पर्सपेक्टिव से। कोड को अगर प्रेजेंट करना है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये वाला वैल्यू उसको साइन की वो इसको रीड आउट करेगा। नो, वो आपके कोड को जो है वो जनरल वे में जो है वो एक्सप्लेन कर देगा कि हमने किस तरह से चीजों को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, सो बच्चों ये जो रोल्स है ना, रोल्स ऑफ इंस्पेक्शन, ये अक्सर मिक्स हो जाते हैं कि मॉडरेटर का क्या रोल है, ऑथर का क्या है, रीडर का क्या है। इसके ऑप्शंस मैं बना लेती होती हूँ, तो इनको जरा अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? देन आपका आ जाता है आगे, आपके आ जाते हैं रिव्यूअर्स। रिव्यूअर्स को रीड आउट करें। It reviews to the heavy lifting in the inspection. A reviewer can be anyone with an interest in the code who is not in the author. And normally normally reviews are other developers from the same project. As in code reviews, it's usually a good idea to have a senior person who is not on the project also be a reviewer. There are usually between 2 and 4 reviewers. जी बस 2 to 3 लाइंस पढ़ लिया करो, थोड़ी सी टेंशन ग्रैब करने के लिए। कहती हूँ रिव्यूअर्स कौन होगा, आपकी जो मीटिंग कंडक्ट हो रही है, इफ इट्स अ कोड इंस्पेक्शन, तो कोई भी पर्सन जिसको कोड का इंटरेस्ट हो, जिसको कोड का नॉलेज हो, वो उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर सकता है, वो उसको रिव्यू भी कर सकता है। वो कोई आपका सीनियर डेवलपर भी हो सकता है, किसी दूसरी टीम से भी हो सकता है,
मे भी उसको लर्न करने के लिए या मे भी उसको कुछ पॉइंट आउट करने के लिए आपका रिव्यू दे सकता है। अब अगर कोड का हो रहा है तो वो दैट पर्सन मस्ट बी अ टेक्निकल एक्सपर्ट, तभी वो उसका रिव्यू जो है वो प्रेजेंट कर सकते, ठीक है। देन आ जाता है आपका रिकॉर्डर। रिकॉर्डर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कौन है, बताऊं कि रिकॉर्डर कौन होता है? जो पूरी मीटिंग को रिकॉर्ड कर रहा होता है। जो मैं पूरी मीटिंग को मैम Exactly. रिकॉर्ड मॉडरेटर वो रिकॉर्ड कर रहा है, एट द वो एंड वो मिनट्स ऑफ रिकॉर्डर होता है मीटिंग, भाई वो। एट द एंड वो मिनट्स ऑफ मीटिंग को भी पब्लिश कर, ठीक है। क्लास थोड़ा सा क्लास में ना थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव किया करो, ठीक है। सो दीज आखिर में आ जाता है आपका मैनेजर। मैनेजर कौन होता है, जल्दी से रीड आउट करो। as with code reviews managers are not invited to code inspection यूजुअली इंस्पेक्शन की मीटिंग्स में जो है आपके मैनेजर्स अवेलेबल होते हैं, ये फॉर्मल मीटिंग है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर कोड इंस्पेक्शन की बात की जाए तो वहां पे आपके मैनेजर्स को यूजुअली नहीं बुलाया जाता। हाँ, अगर आपका मैनेजर जो है वो टेक्निकली एक्सपर्टी पर्सन है और अगर तो वो डोमेन का है, देन यू कैन इनवाइट हिम और हर। अदरवाइज मैनेजर की एज सच कोड इंस्पेक्शन में जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि हर इंस्पेक्शन की मीटिंग में, आई एम जस्ट सेइंग दिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कोड इंस्पेक्शन, ठीक है। जी मैम क्लियर हो गया? सो दीज आर द रोल्स ऑफ द इंस्पेक्शन। ये आपकी बुक में जो इंस्पेक्शन के रोल्स मेंशन किए हैं फ्रॉम द कोड पर्सपेक्टिव। आपको ओवरऑल भी पता होना चाहिए कि इंस्पेक्शन की मीटिंग में रोल्स क्या क्या कंडक्ट होते हैं। स्लाइटली साइड चेंज होंगे इसी तरह से रोल्स, ठीक है। ओके क्लास, आगे इंस्पेक्शन के फेजेस एंड प्रोसीजर्स हैं, ये मैं आपको कल के लेक्चर में करवाऊंगी। 10 मिनट्स रह गए, मैं आपकी अटेंडेंस मांगूंगा, ठीक है। जी मैम ठीक है। बाकी क्लास काइंडली थोड़ा सा